केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का लिया गया फैसला। मेडिकल कॉलेज से संबंधित बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए 1570 करोड़ रुपए का आवंटन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का किया लोकार्पण। कहा, कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत आयोजित जल संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, सड़क और बिजली से भी जरूरी है जल संरक्षण। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने नारनौल में जन परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की सुनी समस्याएं। हरियाणा में बिजली लॉस 31% से घटकर हुआ 13%। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। राज्यों में मेडिकल कॉलेज के पास ही 1570 करोड़ रुपए की लागत से बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नए कॉलेज 24 महीनों में पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। साथ ही नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए, एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया गया है, देश में आज 5324 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। बीएससी नर्सिंग की डिमांड इसलिए बढ़ी है, आज गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, नई नई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओपन हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल चेन आई है, जो हॉस्पिटल चेन में वैल्यू ट्रैवल्स के माध्यम से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ये सब लोगों के यहाँ बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड होती है। नई दिल्ली में इफ्को सदन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का लोकार्पण किया। किसानों को समृद्ध करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब किसानों को जमीन में खाद डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पत्तियों से ही पोषण मिलेगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो डीएपी तरल भूमि संरक्षण में बहुत मददगार साबित होगा, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश भर में 2 लाख पैक्स समितियां बनाई जाएंगी। तरल डीएपी, लिक्विड डीएपी जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा। इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर देश के 2 लाख पंचायतों में नए पैक्स बनाए जाएंगे, जो पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत आयोजित जल संगोष्ठी में संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही इस प्रकार की संगोष्ठी के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए सड़क और बिजली से भी ज्यादा भविष्य के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वाटर ट्रीटमेंट और जल संरक्षण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मुझे लगता है आने वाले भविष्य की ये मांग भी है कि जितना हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, उससे ज़्यादा हमें पानी को बचाव में भी, रखरखाव में भी काम करना चाहिए। और मैं एक चीज आज जरूर बोल सकता हूं कि हरियाणा रोल मॉडल बनेगा देश के लिए
जो बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य में अपनी जनरेशन्स के लिए एक ऐसा लेगेसी छोड़ के जाएगा जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए पुराने बुनियादी ढांचे को भी अपडेट करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य में प्रदेश में लगाए जाने वाले नए उद्योगों में आधुनिक तकनीक से युक्त वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि IMT सोना, IMT खरखौदा और ड्रीम प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर लेकर जाएं और वहां से पानी को फिर उपयोग योग्य बनाया जाए। What may be the cost? We will adopt the latest and the best technology in terms of treatment of water, जिसके अंदर पहला मॉडल प्रोजेक्ट आनंद मोहन जी उमा जी बैठे हैं, हमारा IMT सोना, IMT खरखोदा और उसके साथ साथ जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का है ग्लोबल सिटी का, इन तीनों को इमीडिएटली हमें टेकअप करना पड़ेगा कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर हम लेकर जाए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलाइज्ड। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कल नारनौल में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने 17 में से 9 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया, जबकि बाकी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले 31% लाइन लॉस था, जो अब घटकर 13% पर आ गया है। आगे उनका प्रयास हरियाणा का लाइन लॉस सिंगल डिजिट में लाने का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है और सिरसा जिले में से इसे 70% तक खत्म किया जा चुका है। जिनमें 9 फाइल हो गए, 8 पेंडिंग है। पहले जो हमारा हुआ 31 से 13 पे हुआ, पर अनऑफिशियली जो अब फिगर आ रहे हैं पिछले 4 महीने में 2% और कम हुआ है, ये 11 पे आ गया है। और मेरा ये अंदाजा है कि आने वाले साल तक मैं इसे 1 डिजिट में ले आऊँगा, जो कि एक बहुत अचंभे वाली बात है। हमारे पिछली बार मैक्सिमम 12,182 मेगावाट थी, हम पे 13,000 मेगावाट इन हैंड है। हमारे पास पावर कोई इशू नहीं है। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए वो अलग बात है। मई जून में हवाएं चलती हैं, बरसात आती है, तो उस वक्त खंभे गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी हम एक साइड में अरेंजमेंट रखते हैं कि वो लोगों को पावर सप्लाई, इस पर हम सख्ती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरसा में होता था, 70% वहाँ कंट्रोल हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता गया हुआ इसे कर रहे हैं हम। काफ़ी जहाँ आपको मदद मिले आप भी हमें बताएं, हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली में कल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति ने दिन भर चले इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह को संपन्न की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सफलतापूर्वक संपन्न हुए इस समारोह में देश की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। समापन सत्र में मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करने वाली जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को निकाल फेंका है और साथ ही पद्म पुरस्कारों को लोकतांत्रिकरण भी किया है। उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे, आज पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को, मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि देश का नेतृत्व आज एक ऐसे नेता के हाथों में है जो दिन रात देश की सेवा में लगा है। कि हम एक ऐसे समय में अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिता रहे हैं जिसमें देश में एक मजबूत नेतृत्व है, संवेदनशील नेतृत्व है,
देश के भविष्य को गढ़ने वाला नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व है जो 2047 तक देश को जरूर एक डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाएगा। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रदेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रसारण के लिए अलग अलग विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंबाला के रेल विभाग ने इस एपिसोड से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक राम कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। स्टेशन पर लगी LED उद्घोषणा यंत्र से मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर भी यात्रियों के लिए कार्यक्रम सुनने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम 100वीं मन की बात है, उसको लेके हमने यहाँ पे 2 बैनर लगवाए हैं और 3 स्टील की स्टैंडी लगवाई हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मोदी साहब को कोई अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, कुछ है तो उसका QR कोड है, नंबर है, सब कुछ हम उसको प्रॉपर एडवर्टाइज कर रहे हैं और लगा रहे हैं। हमारे पास 69 TV स्क्रीन है LED, उसके ऊपर ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन पर इसलिए किया गया है कि जिससे भी रेलवे के यात्री भी सुविधा का लाभ उठा सके और अगर वो अपनी मन की बात माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाएं। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे मन की बात का हर एपिसोड सुनते हैं और उन्हें इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही हमें देश के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां एपिसोड आने जा रहा है, तो बस यही कहना है कि मन की बात एक बहुत ही अच्छा एपिसोड होता है। उसके अंदर प्रधानमंत्री जी हमें ज्ञान देते हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो अलग अलग सूचनाएं हमें प्रदान करनी होती है, तो उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर महीने के आखिरी रविवार को जो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मैं वो सुनता हूँ और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और ये भी पता चलता है कि देश में क्या विकास हो रहे हैं और देश को आगे भी बढ़ाने के जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। देश में लंबे समय से खान पान में मोटे अनाज मसलन ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ को शामिल किया जाता रहा है। 28 अगस्त 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया था। उन्होंने सभी से ज़्यादा मोटे अनाज को अपनाने की अपील की थी। हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में 14 अलग अलग सेक्टर्स में चल रही PLI स्कीम का असर जमीन पर दिखने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अब इस स्कीम के असर से 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं और 53.500 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। आइए देखते हैं ब्यौरा इस रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया के सपने को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की PLI स्कीम का असर दिखने लगा है। PLI यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने वाली योजना। सरकार की मंशा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का हब बनाने के लिए कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में 1.97 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। अभी तक
पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 717 आवेदनों को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी आवेदनों के माध्यम से उद्योग जगत 2.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कहूँगा जो 14 सेक्टरों में पीएलआई है वो अब चल पड़ी है। कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज चर्चा हुई, लेकिन कुछ सेक्टर्स जिसमें कि कुछ अभी लग रहा है हमको कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो शायद इस कारण से है कि उनकी जो प्लान थी, जिनकी योजना थी, वो अलग समय पर शुरू, सारी योजना एक साथ 2021 में 2020-21 में नहीं शुरू हुई। उन्होंने अपने हिसाब से एक योजना बनाई थी, उनकी एक रणनीति थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये अपने चरम पे पहुंचेगी योजना, और जिस उद्देश्य को लेकर ये काम हुआ था उसको पूरा करेगी। गौरतलब है कि पीएलआई स्कीम को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2021-22 में 5 सालों के लिए शुरू किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 5 सालों में 60 लाख नौकरियां पैदा की जा सकेंगी। सरकार प्रदेश में ढांचागत विकास पर लगातार बल दे रही है। इस कड़ी के अंतर्गत हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। कल नई दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों, निगमों व हितधारकों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य सिविल इंजीनियर बीके गुप्ता ने की। इस बैठक में नूंह में प्रस्तावित 4.7 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग और सोहना नूंह क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाए जाने के लिए चर्चा की गई। HRIDC के प्रबंध निर्देशक राजेश अग्रवाल ने बताया कि सभी तकनीकी मापदंडों के निर्धारण के बाद ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की निविदाओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्य की निविदा प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक पूर्ण करके अनुबंध को अवार्ड किया जाएगा और कार्य को 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से देश में आई क्रांति। केंद्रीय नागरिक विमानन राज्य मंत्री के अनुसार विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से है एक। संघर्ष प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी। देश में पिछले 24 घंटों में 9,355 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि, 12,932 लोग हुए स्वस्थ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।